नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साव पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 18 को याद किया था। आज हम दोस्तों अनुच्छेद 19 से आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के संविधान द्वारा 6 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। पहला मौलिक अधिकार है दोस्तों समानता का अधिकार, जिसमें हमने पढ़ा था दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा मौलिक अधिकार है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22। तो हम दूसरा मौलिक अधिकार पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में हम पढ़ेंगे दोस्तों अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। तो चलिए दोस्तों, पहले देखने हम जा रहे हैं अनुच्छेद 19। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में लिखा गया है दोस्तों विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात भारत के नागरिकों को अपने विचार को अभिव्यक्त करने का पूरी स्वतंत्रता है दोस्तों। तो अनुच्छेद 19 है दोस्तों विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसा कि मैंने बेसिक क्लास में आपको बताया था दोस्तों कि भारत के ऐसे मौलिक अधिकार जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदत्त किए गए हैं दोस्तों, ये कहलाते हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत नागरिक अधिकार। मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये कहलाते हैं दोस्तों नागरिक अधिकार, अर्थात ऐसे मौलिक अधिकार जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदत्त किए गए दोस्तों, इन्हें कहते हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत नागरिक अधिकार। जैसे कि दोस्तों अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अर्थात अनुच्छेद 15 से लेकर अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 द्वारा जो भी मौलिक अधिकार प्रदत्त किया जा रहा है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को किया जाता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 19 में जो भी मौलिक अधिकार दिया गया है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदत्त किया गया है भारत के संविधान द्वारा। अर्थात 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को विदेशी नागरिकों को प्रदत्त नहीं किया गया है। तो अनुच्छेद 19 है दोस्तों विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात यह एक नागरिक अधिकार है। इसके अंतर्गत लिखा गया है दोस्तों अनुच्छेद 19(1)(a, या लिख सकते हैं अनुच्छेद 19(1) का, जिसमें लिखा गया है दोस्तों विचार एवं वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें लिखा गया है दोस्तों विचार एवं वाक अभिव्यक्ति की, विचार एवं वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विचार एवं वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)(a। विचार एवं वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है दोस्तों कि आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, आपको लिखने का अधिकार है दोस्तों, यह आपका मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। इसके तहत दोस्तों आपको भाषण देने का अधिकार है दोस्तों, भाषण देने का अधिकार है। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको भाषण देने का अधिकार है। आपको इसी के अंतर्गत दोस्तों प्रेस को अधिकार है, प्रेस को अधिकार है, अर्थात प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, भारत में प्रेस को पूर्णतः मौलिक अधिकार के तहत दोस्तों उनको लिखने या बोलने का पूरा अधिकार है। तो इसी के तहत दोस्तों अनुच्छेद 19(a) के तहत प्रेस को भी अधिकार प्रदान किया गया है। तीसरा है दोस्तों सूचना का अधिकार, आरटीआई एक्ट 2005 के तहत दोस्तों आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यह भी दोस्तों आपका मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19(a) के तहत। आपको दोस्तों राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार है, राष्ट्र
अर्थात दोस्तों ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूं अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत ये सभी है दोस्तों नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार के अंतर्गत। यदि मैं आपसे पूछूं कि प्रेस को जो अधिकार है ये नागरिक अधिकार है कि मौलिक अधिकार है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों नागरिक अधिकार। अर्थात ये एक ऐसे मौलिक अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्रदत्त किए गए। लेकिन अगर मैं कह देता हूं कि प्रेस को अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो इससे यह स्पष्ट नहीं होगा कि ये भारतीयों को प्रदत्त किए गए हैं कि विदेशियों को, कि दोनों को। इसीलिए जब मैं कहूंगा कि प्रेस को अधिकार, तो यह है दोस्तों नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार के अंतर्गत। तो यह है दोस्त, जैसे आपको प्रदत्त किया गया है दोस्तों राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार, राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार। यह आपका दोस्तों, आप अपने राष्ट्र के प्रति अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं राष्ट्र ध्वज को फहरा के। यह आपका 19(1)(a) के तहत आपका एक नागरिक अधिकार है दोस्तों। पांचवा पकड़ते हैं दोस्तों राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत गाने का अधिकार, राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत गाने का अधिकार। इसी के अंतर्गत दोस्तों चुनाव लड़ने व मतदान देने का अधिकार, मतदान देने का अधिकार, यह है दोस्तों आपका नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार के अंतर्गत। तो यह हमने देखा दोस्तों कुछ नागरिक अधिकार जिसे रखा गया अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, जिसमें लिखा गया है विचार एवं वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 19(1)(b). अनुच्छेद 19(1)(b) में लिखा है दोस्तों शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार, सम्मेलन करने का अधिकार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सम्मेलन करने का अधिकार। भारतीय नागरिकों को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि ग्रुप ऑफ पीपल चाहे तो शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं। अर्थात 19(1)(b) के तहत यह एक नागरिक अधिकार है। 19(1)(b) है दोस्तों शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार। अर्थात आप चाहे तो व्यक्तियों के समूह के द्वारा शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते, यह आपका मौलिक अधिकार है। ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 19(1)(c), अनुच्छेद 19(1)(c) है दोस्तों संघ बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 19(1)(c) है दोस्तों संघ बनाने का अधिकार या संघ की स्थापना करने का अधिकार। यहां से संघ से तात्पर्य है दोस्तों चाहे वह व्यापारिक संघ हो या शैक्षणिक संघ हो या राजनीतिक संघ हो या दोस्तों सामाजिक संघ हो, भारत के नागरिकों को यह अधिकार प्रदान किया गया है तो वह किसी भी प्रकार के संघ का निर्माण कर सकता है। जैसे व्यापारिक संघ हो, जैसे कि टाटा, जैसे कि अमूल, जैसे राजनीतिक पार्टियां दोस्तों बीजेपी, कांग्रेस, ये सब दोस्तों एक प्रकार का राजनीतिक संघ है। तो यहां पर दोस्तों अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत दोस्तों संघ बनाने का अधिकार है। जैसे कि अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ, अर्थात एक राजनीतिक पार्टी का स्थापना हुआ। यह आपका दोस्तों नागरिक अधिकार है। अर्थात राजनीतिक पार्टी बनाना या व्यापारिक संघ बनाना या दोस्तों शैक्षणिक संघ बनाना, यह आपका नागरिक अधिकार है। देखिएगा तो अनुच्छेद 19(1)(a) विचार एवं वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19(1)(b) शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार, 19(1)(c) संघ बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 19(1)(d) भ्रमण का अधिकार, भ्रमण का अधिकार, अर्थात भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों भ्रमण कर सकता है। यह आपका अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत एक नागरिक अधिकार है। अनुच्छेद 19(1)(e) ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 19(1)(e) निवास का अधिकार, निवास का अधिकार। अनुच्छेद 19(1)(e) यह है दोस्तों निवास का अधिकार, अर्थात भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों निवास कर सकता है। यह आपका नागरिक अधिकार है। अनुच्छेद 19(1)(f), अनुच्छेद 19(1)(f) है दोस्तों संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार।
यह है आपका दोस्तों संपत्ति का अधिकार। प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था दोस्तों, लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत दोस्तों अनुच्छेद 19 एक एक्ट को समाप्त कर दिया गया है। इसे दोस्तों समाप्त कर दिया गया है और 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 300 का, अनुच्छेद 300 का, जिसमें लिखा गया है दोस्तों कि संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार होगा। तो अनुच्छेद 19 एक एक्ट संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया है दोस्तों, और अनुच्छेद 300 क के तहत संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार होगा। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 19 एक जी व्यापार का अधिकार। भारत में भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जाकर दोस्तों व्यापार कर सकता है, यह आपका नागरिक अधिकार है। अनुच्छेद 19(2), अनुच्छेद 19(2) में लिखा गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 19(2) में लिखा गया है दोस्तों, आपातकाल के दौरान, ध्यान दीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 19(2) में लिखा गया है दोस्तों, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का निलंबन या सस्पेंशन। ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अनुच्छेद 19(2) में लिखा गया है दोस्तों, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का निलंबन। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत दोस्तों अनुच्छेद 19 के परिप्रेक्ष्य में क्या लिखा गया है, हमें समझिएगा। नंबर एक बात, यदि भारत में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बाह्य आक्रमण, भारत में बाह्य आक्रमण व युद्ध के आधार पर यदि आपातकाल की घोषणा की जाती है तो दोस्तों इस स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का स्वतः निलंबन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, युद्ध व बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का स्वतः निलंबन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का स्वतः निलंबन हो जाता है। नंबर 2, 44वां संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 19 के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है दोस्तों, सशस्त्र विद्रोह। यदि भारत में सशस्त्र विद्रोह होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का स्वतः निलंबन नहीं होता है। यहां पर दोस्तों स्वतः निलंबन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, स्वतः निलंबन नहीं होता है। अर्थात यह राष्ट्रपति के पास यह शक्ति प्रदत्त किया गया है कि राष्ट्रपति चाहे तो यदि भारत में सशस्त्र विद्रोह हुआ है तो इस स्थिति में भारत का राष्ट्रपति यदि आपातकाल घोषित करता है तो वह अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का निलंबन कर सकता है, लेकिन यह स्वतः निलंबन नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 अनुच्छेद 19 के परिप्रेक्ष्य में क्या संशोधन किया गया, पहला देखिएगा, युद्ध व बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का स्वतः निलंबन हो जाता है, जबकि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का स्वतः निलंबन नहीं होता। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 20। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 20। देखिएगा अनुच्छेद 20 में क्या लिखा गया है,
अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में लिखा गया है दोस्तों, दोष सिद्धि के विरुद्ध, दोष सिद्धि के विरुद्ध, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। समझिएगा दोस्तों, यदि मान लीजिए आपके ऊपर कोई आरोपित किया गया है, लेकिन दोस्तों अनुच्छेद 20 आपको संरक्षण प्रदान करता है दोस्तों दोष सिद्धि के विरुद्ध। यदि मान लीजिए किसी भारतीय नागरिक या विदेशी नागरिक के ऊपर भारत में कोई आरोप लगाया गया है, तो उसे भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है दोस्तों कि दोष सिद्धि के पहले वह अपना पक्ष रख सकता है। यही है दोस्तों अनुच्छेद 20, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, अर्थात आप पर तब तक कोई दोष आरोपित नहीं हो सकता जब तक आप कोई प्रचलित कानून का उल्लंघन ना करें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 20 के प्रमुख प्रावधान क्या क्या है समझिएगा। पहला, आप के ऊपर तब तक कोई दोष सिद्ध नहीं हो सकता दोस्तों जब तक कि भारत में आप किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन ना करें, जब तक आप किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन ना करें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दूसरा है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्वयं के विरुद्ध गवाही हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता है दोस्तों, बाध्य नहीं किया जा सकता है। समझिएगा, इसी आधार पर दोस्तों अनुच्छेद 20 के स्वयं के विरुद्ध गवाही हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता, इसी आधार पर दोस्तों माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5 मई 2010 को दोस्तों माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5 मई 2010 को ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट तथा पॉलीग्राफिक टेस्ट पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5 मई 2010 को दोस्तों ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफिक टेस्ट पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है, दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी आधार पर दोस्तों स्वयं के गवाही हेतु आपको दोस्तों स्वयं के गवाही के हेतु दोस्तों किसी को बाध्य नहीं किया सकता। इसी आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5 मई 2010 को ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट व पॉलीग्राफिक टेस्ट पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिना सहमति के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बिना सहमति के ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट व पॉलीग्राफिक टेस्ट करना असंवैधानिक तथा अवैधानिक है दोस्तों, यह वैधानिक नहीं है, यह पूर्णतः अनुच्छेद 20 का उल्लंघन करता है। इसलिए 5 मई 2010 को ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट व पॉलीग्राफिक टेस्ट पर सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। यदि किसी व्यक्ति का ब्रेन मैपिंग या नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफिक टेस्ट करना हो तो उसी व्यक्ति से अनुमति लेना अनिवार्य है दोस्तों। चलिए आगे कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो यह है दोस्तों दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 21। देखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 21 क्या कहता है समझिएगा। अनुच्छेद 21 समझते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 21 में लिखा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। समझते हैं दोस्तों, यहां पर किसी भी भारतीय नागरिक या विदेशी नागरिक को भारत में उनके प्राण
एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अर्थात कोई भी राज्य या व्यक्ति विशेष या आप स्वयं अपने प्राण या शारीरिक आप अपने प्राण एवं शरीर का शोषण नहीं कर सकते, क्योंकि यह आपका मौलिक अधिकार है। उसका संरक्षण करना आपका मौलिक अधिकार है, समझिएगा। तो अनुच्छेद 21 कहता है दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जनता पार्टी की सरकार, अर्थात इस समय प्रधानमंत्री थे दोस्तों मोरारजी देसाई, इन्होंने दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत नया अनुच्छेद जोड़ा। अनुच्छेद 359 को दोस्तों संशोधित किया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 359 को संशोधित किया गया है और इसमें लिखा गया है दोस्तों कि अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया सकता। अर्थात इन दोनों अनुच्छेद को बनाया गया दोस्तों गैर निलंबित, अर्थात किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 20 व 21 को निलंबित नहीं किया सकता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 21 जिसमें लिखा गया है दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 359 को संशोधित किया गया और इसमें लिखा गया है दोस्तों कि किसी भी स्थिति में यदि भारत में आपातकाल भी लागू हो जाए तो उस स्थिति में भी अनुच्छेद 20 व 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को निलंबित नहीं किया सकता। अर्थात अनुच्छेद 20 व 21 गैर निलंबनकारी अनुच्छेद है। अनुच्छेद 20 में लिखा गया है दोस्तों दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 21 में लिखा गया है दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लेकिन भारत में 3 बार, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लेकिन भारत में 3 बार अनुच्छेद 21 का दोस्तों निलंबन हुआ है, वो भी स्वयं भारत सरकार के द्वारा। पहली बार इसका निलंबन हुआ था दोस्तों 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान, भारत चीन युद्ध के दौरान। दूसरी बार इसका उल्लंघन हुआ दोस्तों 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। और तीसरी बार इसका उल्लंघन हुआ है दोस्तों 1975 जब तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल, इनके द्वारा लगाया गया था दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल। और यह आपातकाल चला था दोस्तों 25 जून 1975 से लेकर दोस्तों 21 मार्च 1977 तक दोस्तों। तो इस प्रकार से भारत में 3 बार अनुच्छेद 21 का निलंबन किया गया है दोस्तों। 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, 1975 राष्ट्रीय आपातकाल लागू करके। राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था दोस्तों 25 जून 1975 और इसे हटाया गया 21 मार्च 1977। चलिए दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 21 है दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ध्यान दीजिएगा 1978 में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों 1978 में मेनका गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने का अनुग्रह किया, जो कहलाता है दोस्तों 1978 मेनका गांधी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद, मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद। ध्यान दीजिएगा दोस्तों मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद। 1978 में मेनका गांधी जी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने का अनुग्रह किया। अनुच्छेद 21, ध्यान दीजिएगा दोस्तों अनुच्छेद 21, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने का अनुग्रह किया, जिसके अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को उनके जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस पर मेनका गांधी ने कहा दोस्तों जीता तो जानवर भी है,
तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मानव का जीवन गरिमा पूर्ण होना चाहिए। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया 1978 में दोस्तों, मानव का जीवन गरिमा पूर्ण होना चाहिए, अर्थात गरिमापूर्ण जीवन से है, गरिमा पूर्ण जीवन, मानव का जीवन होना चाहिए दोस्तों, गरिमा पूर्ण जीवन होना चाहिए। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 21 में जुड़ा दोस्तों, मानव का जीवन गरिमा पूर्ण होना चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय ने इसको समझाते हुए कहा अनुच्छेद 21 को कि मानव का जीवन गरिमा पूर्ण होना चाहिए तथा प्राण की स्वतंत्रता का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मानव का जीवन गरिमा पूर्ण होना चाहिए। यह था दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के स्टेटमेंट्स, ध्यान दीजिएगा। तो मानव का जीवन गरिमापूर्ण होना चाहिए, इसी आधार पर अनुच्छेद 21 में भारतीयों को 8 मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए दोस्तों। पहला है दोस्तों भोजन का अधिकार, पहला है दोस्तों भोजन का अधिकार, पहला पकड़ना है दोस्तों भोजन का अधिकार। दूसरा है दोस्तों सोने का अधिकार, अर्थात सोना भी आपका मौलिक अधिकार है। दूसरा है दोस्तों सोने का अधिकार, राइट टू स्लीप। दूसरा है दोस्तों सोने का अधिकार। तीसरा है दोस्तों स्वास्थ्य का अधिकार, तीसरा है दोस्तों स्वास्थ्य का अधिकार। चौथा है दोस्तों शिक्षा का अधिकार, चौथा है दोस्तों शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। चौथा पकड़ना है दोस्तों शिक्षा का अधिकार। पांचवा है दोस्तों आजीविका का अधिकार, पांचवा है दोस्तों आजीविका का अधिकार। छठवां पकड़ना है दोस्तों निवास का अधिकार, निवास का अधिकार। सातवां पकड़ना है दोस्तों बिजली का अधिकार, अर्थात बिजली प्राप्त करना भी दोस्तों आपका मौलिक अधिकार है। सातवां है दोस्तों बिजली का अधिकार। आठवां है दोस्तों एकांतता का अधिकार या निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। तो अनुच्छेद 21 के तहत दोस्तों मानव का जीवन गरिमापूर्ण होना चाहिए। इसके तहत आपको 8 मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। भोजन का अधिकार, सोने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आजीविका का अधिकार, निवास का अधिकार, बिजली का अधिकार और निजता का अधिकार। तो अनुच्छेद 21 के बाद हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का में लिखा गया है दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। यह है दोस्तों एक मौलिक अधिकार। यह जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 21 का है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार संविधान के तहत, अर्थात यह है दोस्तों एक मौलिक अधिकार। इसे जोड़ा गया था दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 21 में लिखा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु दोस्तों 2 अनुच्छेद बनाया गया। अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का जिसे जोड़ा गया है दोस्तों भाग 3 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे जोड़ा गया है दोस्तों भाग 3 में। अगर मैं बात करता हूं भाग 3 की तो यह है दोस्तों मौलिक अधिकार। यह आपका है दोस्तों मौलिक अधिकार, यह आपका है दोस्तों मौलिक अधिकार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 21 में लिखा गया है, अनुच्छेद 21 में लिखा गया है दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु दोस्तों लाया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 और इसके तहत एक आर्टिकल जोड़ा गया दोस्तों 21 का, तथा
अनुच्छेद 45 को संशोधित किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 21 का तथा अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 21 का में लिखा गया है दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, जबकि अनुच्छेद 45 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत दोस्तों अनुच्छेद 45 को संशोधन किया गया और इसमें लिखा गया है दोस्तों 6 वर्ष से कम, जिससे मैं सिंपल भाषा में लिख सकता हूं 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 45 में लिखा गया है दोस्तों 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, और इसे रखा गया है दोस्तों भाग 4 में। भाग 4 है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व। यह है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व, अर्थात 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का, जिसे भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों, यह है बच्चों का मौलिक अधिकार। जबकि अनुच्छेद 45 में लिखा गया है दोस्तों 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, इसे रखा गया है भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व में, अर्थात यह शिक्षा का प्रावधान होगा दोस्तों राज्य का, यह राज्य का कर्तव्य है दोस्तों। जबकि यह जो लाया गया है यह संविधान के तहत है, क्योंकि मौलिक अधिकार प्रदान करता है संविधान, जबकि नीति निर्देशक तत्व अर्थात नैतिक अधिकार प्रदान करता है दोस्तों राज्य। राज्य से तात्पर्य है अनुच्छेद 12 के अनुसार केंद्र जिसमें केंद्र सरकार तथा संसद आएगा, राज्य सरकार तथा आपका विधान मंडल, स्थानीय प्राधिकारी तथा अन्य प्राधिकारी। तो यह है दोस्तों, यह राज्य का कर्तव्य है दोस्तों कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी अनुच्छेद 45 के अनुसार। तो यह जोड़ा गया था दोस्तों अनुच्छेद 21 का, और अनुच्छेद 45 को संशोधित किया गया आपके 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। अब हम देखने जा रहे हैं अनुच्छेद 22। अब देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 22। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब देखते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 है दोस्तों गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 22 है दोस्तों गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, संरक्षण का अधिकार समझते हैं। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार अर्थात भारत का संविधान भारतीय नागरिक तथा विदेशी नागरिकों को गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार प्रदान करती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जाते हैं। यह आपका है दोस्तों भारत, यह पकड़ना है दोस्तों भारत, यह पकड़ना है दोस्तों भारत। देखिएगा, यह आपका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। यह आपका है दोस्तों महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है दिल्ली। 1919 में भारत की राजधानी थी दोस्तों दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, 17 मार्च 1919 को सर सिडनी रोलेट द्वारा एक कानून लाया गया दोस्तों। यह था आपका रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट। यह था दोस्तों आपका रोलेट एक्ट 1919। इस कानून का प्रमुख प्रावधान था दोस्तों, दिल्ली से कानून पास हुआ दोस्तों रोलेट एक्ट। 17 मार्च 1919 को एक कानून पास किया गया दोस्तों रोलेट एक्ट। इस कानून का प्रमुख प्रावधान था कि ब्रिटिश पुलिसकर्मी संदेह के आधार पर यदि किसी भारतीय नागरिक को गिरफ्तार करती है तो वह उसे सजा भी दे सकती थी, अर्थात वह भारतीय व्यक्ति अपना पक्ष नहीं रख पाता, अर्थात कोर्ट नहीं जा पाता। तो इस प्रकार से 17 मार्च 1919 को लाया गया था दोस्तों रोलेट एक्ट, जिसमें दोस्तों
पुलिसकर्मी किसी भी भारतीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसे सजा दे सकती थी। अर्थात यह एक काला कानून था। इसे काले कानून की संज्ञा दिया था दोस्तों अपने आनंद भवन इलाहाबाद से। इसे काले कानून की संज्ञा दिया था दोस्तों 20 मार्च 1919 को पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा। पंडित मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों रोलेट एक्ट को एक काला कानून की संज्ञा दिया था दोस्तों। काला कानून कहा था, इन्होंने कहा था कि यह बिना वकील, बिना अपील व बिना दलील का कानून है। बिना दलील का कानून है। बिना दलील का कानून है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 17 मार्च 1919 को भारतीयों के लिए एक कानून लाया गया दोस्तों, रोलेट एक्ट, जिसके तहत कोई भी पुलिसकर्मी किसी भारतीय नागरिक को यदि संदेह के आधार पर गिरफ्तार करता है तो वह उसे सजा भी दे सकता था। तो इस प्रकार से 20 मार्च 1919 को पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा इस कानून को कहा गया दोस्तों काला कानून। अर्थात बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून। इसी उद्देश्य के साथ भारत में एक अनुच्छेद जोड़ा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 22 मूल संविधान से। अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में लिखा गया है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। यदि किसी भारतीय नागरिक को या विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया जाता है दोस्तों, तो गिरफ्तारी के दौरान उसे 3 अधिकार दिए जाते हैं। पहला, कारण, अर्थात जिसे गिरफ्तार किया जाता है उसे किस आरोप में गिरफ्तार किया जाता है दोस्तों, इसे कारण आपको बताना पड़ेगा। अर्थात गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य होगा। गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य होगा, जिसे हम कहते हैं दोस्तों अरेस्ट वारंट। तो पहला पकड़ना पड़ेगा दोस्तों, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। दूसरा दोस्तों, उसे 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और तीसरा है दोस्तों, उसे वकील रखने का पूरा अधिकार होगा ताकि वो कोर्ट में अपने अपील रख सके और दलील को पेश कर सके। तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, जिससे नागरिकों को नागरिक या विदेशी नागरिकों को गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है दोस्तों। और गिरफ्तारी के दौरान नागरिकों को 3 प्रकार के अधिकार दिए गए। पहला, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। दूसरा, 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। और तीसरा है दोस्तों, वकील रखने का आपको अधिकार होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अनुच्छेद 23-24। भारत के संविधान द्वारा तीसरा प्रदत्त मौलिक अधिकार है दोस्तों शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तीसरा मौलिक अधिकार है दोस्तों शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। समझिएगा, शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार में हमें 2 आर्टिकल पकड़ना है दोस्तों, अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, इसमें 2 अनुच्छेद रखा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 23 व 24। दोनों को डिस्कस करते हैं। देखिएगा, अनुच्छेद 23 देखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 23 में क्या लिखा गया है समझिएगा। अनुच्छेद 23 में क्या लिखा गया है, मानव दुर्व्यापार व बंधुआ मजदूरी प्रतिबंधित। बंधुआ मजदूरी प्रतिबंधित। मानव दुर्व्यापार व बंधुआ मजदूरी प्रतिबंधित। ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव दुर्व्यापार का मतलब होता है दोस्तों ह्यूमन ट्रैफिकिंग व बंधुआ मजदूरी प्रतिबंधित, बाउंडेड लेबर प्रतिबंधित। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 23 में लिखा गया है मानव दुर्व्यापार व बंधुआ मजदूरी प्रतिबंधित। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, भारत में मानव दुर्व्यापार अर्थात ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक विकराल समस्या के रूप में उभरा है दोस्तों। अर्थात हम अनुच्छेद 23 के द्वारा इससे संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। समझिएगा दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में हम पढ़ेंगे दोस्तों बाल श्रम प्रतिबंधित। बाल श्रम
प्रतिबंधित, बाल श्रम प्रतिबंधित। देखिएगा दोस्तों, दोनों को समझते हैं। अनुच्छेद 23 में लिखा गया है दोस्तों, मानव दुर्व्यापार अर्थात ह्यूमन ट्रैफिकिंग व बंधुआ मजदूरी प्रतिबंधित। मानव दुर्व्यापार पर प्रतिबंध लगाने हेतु अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव दुर्व्यापार पर प्रतिबंध लगाने हेतु दोस्तों 1956 में आया है पीटा एक्ट। पीटा एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956, अर्थात मानव तस्करी निषेध अधिनियम, मानव तस्करी, अवैध मानव तस्करी निषेध अधिनियम, निषेध अधिनियम 1956। 1956 में आया दोस्तों पीटा एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956। बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाने हेतु दोस्तों कानून लाया गया है 1976, बाउंडेड लेबर एक्ट 1976। बंधुआ मजदूरी निषेध अधिनियम, बंधुआ मजदूरी निषेध अधिनियम 1976। यह है दोस्तों। इसी के अंतर्गत एक और कानून लेंगे दोस्तों महिलाओं के संरक्षण हेतु, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005। चलिए दोस्तों, तो यह है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में लिखा गया है दोस्तों मानव दुर्व्यापार व बंधुआ मजदूरी प्रतिबंधित, जिसके तहत अनुच्छेद 23 में वर्णित है दोस्तों मानव दुर्व्यापार। इसको सारगर्भित करने के लिए कानून लाया गया दोस्तों 1956 पीटा एक्ट। बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया है दोस्तों 1976 बंधुआ मजदूरी निषेध अधिनियम 2005। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005। अनुच्छेद 24 है दोस्तों बाल श्रम प्रतिबंधित। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 24 है दोस्तों बाल श्रम प्रतिबंधित। मूल संविधान में लिखा गया था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मूल संविधान में लिखा गया था 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू किया गया था दोस्तों, तो मूल संविधान में लिखा गया था अनुच्छेद 24 में कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से अमानवीय दशा में कार्य नहीं लिया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मूल संविधान में लिखा गया था अनुच्छेद 24 में कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से अमानवीय दशा में कार्य नहीं लिया जा सकता, जिसे दोस्तों अनुच्छेद 21 के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हुए यहां पर संशोधन किया गया दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978, जिसके तहत यह अमानवीय दशा के स्थान पर शब्द लिख दिया गया दोस्तों किसी भी दशा में, अर्थात अनुच्छेद 24 अब कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 24 ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मूल संविधान में लिखा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से अमानवीय दशा में कार्य नहीं लिया जा सकता, जबकि दोस्तों इसे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मानते हुए 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत यहां पर किया गया है दोस्तों अमानवीय दशा को किसी भी दशा में, अर्थात अनुच्छेद 24 कहता है दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी दशा में कार्य नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसी के तहत दोस्तों अनुच्छेद 24 बाल श्रम प्रतिबंधित के अंतर्गत कानून है 1956 और एक पकड़ना है दोस्तों 1986। 1956 है दोस्तों बच्चों से अवैध व्यापार निषेध अधिनियम,
1956, जबकि 1986 है दोस्तों बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 24 बाल श्रम प्रतिबंधित। मूल संविधान में लिखा गया था दोस्तों 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से अमानवीय दशा में कार्य नहीं लिया सकता, जबकि यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। इसलिए 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे कर दिया गया है दोस्तों कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी दशा में कार्य नहीं लिया सकता। इसके अंतर्गत दो कानून देखते हैं दोस्तों, 1956 बच्चों से अवैध व्यापार निषेध अधिनियम 1956 और 1986 बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। यह भारत सरकार की एक विडंबना है दोस्तों कि जब 26 जनवरी 1950 को भारत का मूल संविधान लागू हुआ, जिसमें अनुच्छेद 24 में वर्णित है दोस्तों बाल श्रम प्रतिबंधित, जिसको कानून बनने में दोस्तों कई साल लग गए। अर्थात यह कानून बना 1986 बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त चौथा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28।